Hi guys, welcome again to Superior Classes. I am G.A. बादिल। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे था और कुछ क्वेश्चंस थे जो कि कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड थे। अब तक यानी कि हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ तक की चीज़ें कवर कर ली हैं। हमारे पास जो कूलॉम्स लॉ था उस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमको इक्वेशन मिली थी वो इक्वेशन थी F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये जो इक्वेशन हमको मिली थी, यहाँ से हमको दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है जिससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, एक पॉइंट चार्ज है, दूसरा पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज A पॉइंट चार्ज B को जितना अट्रैक्ट या रिपेल करेगा उस फोर्स की अमाउंट, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, और ये पॉइंट B पॉइंट A को जितना अट्रैक्ट या रिपेल करेगा उसका, उस फोर्स का अमाउंट या मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग कूलॉम्स लॉ की इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। F = K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पर K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, K की वैल्यू और कैपिटल G की वैल्यू, ये दोनों कांस्टेंट हैं। जो ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कैपिटल G और जो यहाँ पर हमने पढ़ा है K, ये दोनों ही कांस्टेंट है। वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल है, उसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। K की वैल्यू चेंज होने वाली है जो मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम पर डिपेंड करती है। हमने अब तक जो चीज़ें बात कर ली थी वहाँ से हमें सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल पाता है, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल पाता है। और आज हमारा ये 7th लेक्चर है इस सीरीज़ का, NCERT सीरीज़ का, जिसमें हम क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आराम से एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ की। तो अब ने कहा कि कूलॉम्स लॉ के हिसाब से हमको सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है, जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमारी इंफॉर्मेशन डायरेक्शन के बिना अधूरी है। विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन फोर्स की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, जब तक हमें डायरेक्शन के बारे में बताया ना जाए। यानी कि जो अब तक हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा है ना, वो पूरा नहीं है। वहाँ से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें डायरेक्शन भी चाहिए, अगर हमें डायरेक्शन भी चाहिए तो हमें क्या करना होगा? इसी के लिए आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की, यानी कि कूलॉम्स लॉ में वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐड करने जा रहे हैं, उसको ऐड करने जा रहे हैं। तो मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पर आपको हेडिंग दिख रहा है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, अभी तक जो चीज़ें हम लोगों ने जानी हुई हैं वो क्या है? वो ये है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज A है, दूसरा पॉइंट चार्ज मेरे पास B है, अब इन पॉइंट चार्जेस के बीच में एक और पॉइंट चार्ज इसी जैसा मैं बना ले रहा हूँ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं मेरे पास, एक A है, मेरे पास एक A है, दूसरा B है। ये भी A चार्ज है और ये B चार्ज है। मैंने कहा कि इस पे एक चार्ज मेरे पास पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी मेरे पास या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। मैंने कहा अभी पॉजिटिव है। अब अगर मैं इनके बीच फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होंगी। और क्योंकि
ये जो इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसी के नाम होगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं इसलिए इनके रिपल्शन की डायरेक्शन इस तरह से होगी। यानी कि ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है और ये भी एक फोर्स है। मैं इसकी बात करूं तो ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इसकी बात करूं तो ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू पी। ठीक है, आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब अगर यहां पर मैं बात करूं तो ये जो दूसरा केस मैंने दिया है, अगर मैंने कहा यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो मैं कहूँगा कि एक फोर्स की डायरेक्शन ये बनेगी, दूसरे फोर्स की डायरेक्शन ये बनेगी, है ना। और इसको मैं कहूँगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसको कहूँगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये हमारे पास निकल करके आएगा और ये चीज़ें हमको अब तक पता थी, हमने इन चीज़ों पर पिछले क्लासेस में बात कर ली थी। और ये भी हमने बात की थी, ये जो फोर्सेस हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल है अमाउंट में, मैग्नीट्यूड में इक्वल है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सिर्फ क्या है, इनके डायरेक्शन में चेंज है। मैं यहाँ निगेटिव लगाऊं या यहाँ निगेटिव लगाऊं, बात वही है। यानी कि इसका जो डायरेक्शन है इसके डायरेक्शन के अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंस है। इतनी बातें हो गई, ठीक। लेकिन अभी भी हमको इनके डायरेक्शंस तो पता नहीं है। डायरेक्शंस पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्शन पता करने के लिए मुझे इनमें वेक्टर को ऐड कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, वेक्टर को ऐड कर देना चाहिए। अब वेक्टर को मुझे ऐड कर देना चाहिए तो इसके लिए इसके लिए मैं कुछ ऐसी चीजें कर रहा हूं, कुछ ऐसी बातें आपको बता दूं जिससे अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो भी यहां तक का काम तो आपका चल जाए। एक वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताई जाती है ना। एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हम सेम टाइप की क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगर क्वांटिटीज डिफरेंट टाइप की हैं तो हम उन्हें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, तो इसमें मुझे दो चीज़ें पता हैं। इस वेक्टर के हिसाब से मुझे दो इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास ये है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, जिसे मैं कहूँगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या तो सिर्फ ए लिख सकता हूँ या मॉड ऑफ वेक्टर ए लिख सकता हूँ, ठीक। इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इसी को मल्टीप्लाई कर दूँ इसी वेक्टर की डायरेक्शन के साथ, इसी वेक्टर की डायरेक्शन के साथ, तो मैं कहूँगा यूनिट वेक्टर जो होता है जिसको मैं ए कैप एन कैप से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर वेक्टर ए है इसलिए ए कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसकी डायरेक्शन होती है, और उसी यूनिट वेक्टर से अगर मैं किसी मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मुझे वेक्टर की इंफॉर्मेशन देने लगता है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमको मिल गई यहाँ पर किस बात की, कि ये हमको इंफॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर एक वेक्टर के पास हमारे लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। वेक्टर के हिसाब से हमारे पास क्या है, एक उसका मैग्नीट्यूड है, दूसरा उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। अब हमें यही चीज़ पता करनी है, इसके लिए कूलॉम्स लॉ के लिए कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर, है ना। अब जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं इस चीज़ को, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं छोटे साइज में करके और साइड में आपके लिए रख दे रहा हूँ, ठीक है।
ये हुआ इसका साइज स्मॉल और इसको यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया जिससे कि आप इसको समझ सकें और जब इसकी ज़रूरत पड़े तो उसको हम यूज़ कर सकें। अच्छा, मैं अगर इसको चाहूँ, एक मिनट, अरे अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसे एक तरीके से और लिख सकता हूँ। कैसे? अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए है सिर्फ, अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए है तो मैं इसको वेक्टर को यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दूं, और अगर मुझे सिर्फ यूनिट वेक्टर चाहिए है तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं। इतना तो मैं कर सकता हूं ना, इतना तो मैं कर सकता हूं। अब क्या करें, अब क्या करें, आइए हम इसको कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सबसे पहले एक प्लेन बताता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हम प्लेन बनाते थे वैसे ही मैं एक प्लेन बनाता हूँ। ये हुई एक लाइन, ठीक है, कोई एक्सिस हो गई, और ये भी एक दूसरी एक्सिस हो गई, ठीक है। इन दो एक्सिस के बीच में, इन दो, इस प्लेन में कोई चार्ज मेरे पास है, कोई चार्ज मेरे पास है जिसे मैं Q1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ? Q1, सही नहीं है, ठीक है। और इसको मैं बोल दे रहा हूँ सर Q2, ठीक। मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक को मैंने कहा कि ये मेरे पास है Q1 और ये मेरे पास है क्या? Q2, ठीक, दिख रहा है आपको? ठीक है। अब अगर मैं इनके टाइप की बात करूं तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों ही नेगेटिव चार्ज हो या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, हर बार जब हम ट्राई करेंगे हमको एक ही तरह की इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा, इनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मैं इनकी पोजीशन की बात करूं कि ये है कहाँ पर, वेक्टर में गर्मी बहुत है और इस गर्मी में लगातार पसीना निकला जा रहा है तो चश्मे पे आ जा रहा है। हाँ, अब अगर मैं इनके पोजीशंस की बात करूं कि ये लोकेट कहाँ कर रहे हैं, इसीलिए तो मैंने ये ओरिजिन बनाया था। ओरिजिन यहाँ पर 0,0 और ये एक प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर में अगर इनके लोकेशन की बात करूं तो जब आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर मैं इसको मिलाऊं इसके साथ, ओरिजिन के साथ, इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ ऐसा मिलाऊं तो जो ये वेक्टर बन रहा है ना, ये जो वेक्टर बन रहा है इसे मैं कहूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज, इसे मैं नाम दे सकता हूं R1। और अगर इसी तरह से मैं इसको भी मिलाऊं तो ये जो वेक्टर बना ना, ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2 है, जिसको मैं नाम दे देता हूं R2। ये दो वेक्टर्स हमारे पास हो गए, यानी कि हम वेक्टर फॉर्म में इंटर करने लग गए। अब इसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन निकल करके आती थी सर, वो क्या होती थी? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, अपॉन में R का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हमें चार्ज मिल रहा है और डिस्टेंस मिल रही है R, डिस्टेंस मिल रही है R, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इन पे फोर्सेस की बात करूं तो इन पे फोर्सेस इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही तो लगेंगे, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेंगे। और जब इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्सेस हैं तो मैं कहूँगा ये दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और रिपेल करने की डायरेक्शन क्या होगी? रिपेल करने की डायरेक्शन गलत हो गई,
रिपेल करने की इनकी डायरेक्शन, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन ये है। ठीक, ये दो वेक्टर्स हैं हमारे। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो ये क्या उसी तरह से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 नहीं है, तो मैं इसको कहूंगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और इसको कहूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। दोनों क्योंकि बराबर ही हमको मिलने वाले हैं, हमने अभी बात की है कि दोनों बराबर मिल रहे हैं, इसलिए मैं दोनों को सिर्फ F और F नाम दे दूंगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हैं। तो एक हो गया वेक्टर F और ये हो गया वेक्टर F, लेकिन डायरेक्शन अभी इनकी अपोजिट है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर मैं बात करूं कि इनके डिस्प्लेसमेंट की, इनके डिस्टेंस की, तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में हम करते क्या है कि वेक्टर फॉर्म में बहुत गर्मी है, टपक रहा है पसीना, ये देखिए। वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं सर, वेक्टर फॉर्म में जो हमने डिस्टेंस लिया था, जो r था, जो डिस्टेंस r था, इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के लिए लिख रहा हूँ इक्वेशन, तो मैं क्या करूँगा कि इस इक्वेशन को, इसमें जो r लिख रहा हूँ, जो डिस्टेंस लिख रहा हूँ, तो वो 2 से 1 की तरफ जा रहा है ना। फोर्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, फोर्स 2 से 1 की डायरेक्शन में है, तो मैं इसको लिखूंगा कि मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ से जा रहा है, ठीक, ये, और ये एक वेक्टर बन गया। और अगर मैं कहूँ कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की बात करूँ, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हमको मिल जाएगी ये, ठीक, ये मैं इसको नाम दे दूं, इसको मैं नाम का क्या दूं, ये 2 से 1 की तरफ जा रहा है, 2 से 1 की तरफ, तो इसको मैं दे दूंगा नाम R21, और ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो इसको नाम दे दूंगा R12। ये दोनों भी वेक्टर हैं। अब यहाँ पर हमारे पास R1 वेक्टर है, हमारे पास R2 वेक्टर है, और हमारे पास R12 और R21, इतने वेक्टर्स हमारे पास हो गए। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हमें इक्वेशन लिखनी है किसकी, कूलॉम्स लॉ की। एक चीज़ देखता हूँ कि क्या ये नेक्स्ट पेज पे कॉपी हो जाएगा। इसका साइज अगर मैं यहाँ पर इस तरह से रख दूँ आपके लिए, तो दिख तो रहा है आपको, क्लियर तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका मैंने डुप्लीकेट किया, जस्ट अ मिनट। होगा कैसे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे वही सारी चीज़ें दोबारा नहीं बनानी पड़ेंगी, है ना। ठीक, और अब हम आते हैं आगे की तरफ। क्या कर रहे थे हम यहाँ पर, कर ये रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास जो बन करके तैयार हो गया है, इसको जो बन करके तैयार है हमारे पास डायग्राम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लिखना चाह रहे हैं इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, कूलॉम्स लॉ की।
कूलॉम्स लॉ की इक्वेशन हमारे पास क्या थी? कूलॉम्स लॉ की इक्वेशन हमारे पास ये थी कि F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। ठीक, लेकिन अब हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। फिर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ऐसे ही, लिखेंगे ऐसे ही। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ, वो भी किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ इसके डायरेक्शन वेक्टर से, फोर्स के डायरेक्शन वेक्टर से। अब ये F12 है, मान लीजिए F12 है, इसके डायरेक्शन वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई इसको कर दूं तो ये क्या मुझे फोर्स की डायरेक्शन नहीं बता देगा? अब इसकी डायरेक्शन देखिए, फोर्स 1-2 की डायरेक्शन क्या है? ये है R21 की डायरेक्शन, वेक्टर R21 की जो डायरेक्शन है वही फोर्स 1-2 की डायरेक्शन है। और जब R21 की डायरेक्शन है तो अगर मैं यहाँ पर R21 का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, R21 के यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हमारा काम नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। अब R21 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा काम बन गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको लिख सकता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर लिखने के बजाय अब मैं इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो वेक्टर R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ R21 के यूनिट वेक्टर से। तो अब ये हमारा क्या हुआ? कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में आ गया। कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में जब आ गया तो अभी हमें कुछ और चीज़ें करनी रह गई हैं। वो कौन सी चीज़ें करनी रह गई हैं? वो चीज़ें करनी ये रह गई हैं कि अगर मैं इस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को कुछ इस तरह से लिखूं कि ये है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, अपॉन में R स्क्वायर। तो इस R स्क्वायर को R21 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर हमने लिखा है। लेकिन ये जो R21 का यूनिट वेक्टर है, अभी नेक्स्ट पेज पे, इसके पहले के पेज पे मैंने क्या बताया था? इसके पहले के पेज पे मैंने कहा है कि जब हमारे पास वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और जब हमारे पास वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो यहाँ पर जब मुझे सिर्फ डायरेक्शन लिखनी है तो क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता? क्या मैं इस वेक्टर के यानी कि वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 नहीं लिख सकता? इसको मैग्नीट्यूड ऑफ R21 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, क्योंकि वेक्टर से अगर मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर हमको मिल जाएगा। और जब ये यूनिट वेक्टर हमको मिल रहा है तो दिख नहीं रहा है ना? ठीक है, दिख गया। हाँ, अब ये जो फोर्स आपको मिल रहा है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है ना दिख रहा हो, बाकी दिख ही रहा होगा, है ना? हाँ, अब हमने कहाँ तक कर लिया? हमने कहा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्या कहा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में क्या मिला था हमको? यहाँ पर हमको मिल गया था R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या मिला था? R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और यहाँ पर वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21। क्यों? क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए था। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे हुआ ये कि ये K वैसे ही रह गया, Q1
Q2 अपॉन में इस R21 के मैग्नीट्यूड को तो मैं R लिख सकता हूँ ना, जैसे पहले R था, यानी कि इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है सर, जो ये डिस्टेंस है, लिखना तो हमको डिस्टेंस है यहाँ पर, और हमने मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखा है, तो ये इनके बीच में R12 R21 दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं R लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं इसको R² कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो R21 लिखा हुआ है, इस R21 को मैं क्या करूँ, जो यहाँ पर R21 लिखा हुआ है, आइए एक बार फिर से लास्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये है OQ1 Q2, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या मिलेगा हमको? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स जो कंटिन्यूअस हैं, इन कंटिन्यूअस वेक्टर्स को कोई एक ऐसा वेक्टर ऐड कर रहा है, यानी कि इस ट्रायंगल को क्लोज कर रहा है जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअस ना होकर के अपोजिट हो, तो इसमें जो अपोजिट डायरेक्शन वाला है ये दोनों का सम होता है। यहाँ पर ऐसा क्या है, यहाँ पर मेरे पास है कि एक वेक्टर हमको दिख रहा है, कलर में यहाँ पे चेंज करके आपको दिखाता हूँ। एक वेक्टर हमको दिख रहा है R2 और R21, ये कंटिन्यूअस वेक्टर है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिल रहा है R1, यानी कि मैं कह सकता हूं कि वेक्टर R1 प्लस R21, ये वेक्टर R1 तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं कहूंगा वेक्टर R1 इक्वल है किसके? वेक्टर R2 प्लस में ये जो वेक्टर अपोजिट उसे के साथ कंटिन्यूअस है R21 के, यानी कि अगर मैं यहाँ पर R21 लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँ? यहाँ पर R21 हो जाएगा, R21 इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर R1 है तो R1 माइनस का R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, है ना। इसी तरह से अगर मैं इसका अपोजिट बात करूं तो R1 और R12 सेम डायरेक्शन में है ना। अब यहाँ पर R2 उसके अपोजिट में है, तो यहाँ पर R2 इक्वल्स टू R1 प्लस R21 हो जाएगा, इसका उल्टा आएगा, यानी कि जो R21 है उसकी जगह पर मैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं R21 की जगह पर वेक्टर R1 माइनस का वेक्टर R2 लिख सकता हूँ। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो यहाँ पर अपॉन में फिर से अभी R मिल रहा है मुझको, क्योंकि मैंने यहाँ R21 को सिर्फ R लिख दिया है, तो R21 के मैग्नीट्यूड को यानी उसके मॉड को सिर्फ R लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लास्टली फाइनली मिल गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये जो निकल करके आएगा हमारे लिए, ये आएगा K Q1 Q2 अपॉन में R का क्यूब हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हमको मिलेगा। ये इक्वेशन फाइनली हमको मिलने वाली है। किसके लिए? ये इक्वेशन फाइनली हमको मिलेगी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ के लिए, है ना। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ ही मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको नहीं बताया, बल्कि यहाँ पर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ के बिल्कुल बेस से उठा करके वेक्टर को भी बताया, यूनिट वेक्टर बताया, पोजीशन वेक्टर बताया, और इन तमाम चीज़ों को एक साथ करते हुए काम करना बंद कर दिया क्योंकि इतना पसीना इसके ऊपर आ चुका है। हाँ, ये जो इक्वेशन हमको मिली है, हमने इसको बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट किया है, ऐसे जीरो से स्टार्ट किया कि अगर आपने वेक्टर नहीं भी पढ़ा रहा होगा तो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पर
आपको वो सारी चीज़ें बताई जो आपको, अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने वेक्टर नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। अगर यहाँ पर मैंने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की बात की है, अगर मैं यहाँ पर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की बात करूँ तो भी सारी चीज़ें ऐसे ही होने वाली हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। यहाँ पर जहाँ पर आपको R1 माइनस R2 मिल रहा है, यानी कि वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 मिल रहा है, यहाँ पर आपको शायद सर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, यहाँ पर आपको R1 माइनस R2 मिल रहा है तो वहाँ पर R2 माइनस R1 मिल जाएगा। प्रोसेस यही होगी, स्टेप्स यही होंगे। गर्मी की वजह से बार बार इतना पसीना आ रहा है, टपक रहा है लगातार, कि हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई हो चीज़ों को इधर उधर करने में, मिसमैनेजमेंट हो जाता है जब बर्दाश्त के बाहर होती हैं चीज़ें। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकते। अब मिलते हैं हम कल की क्लास में, जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन के साथ और चीज़ों को हम सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।